बाबू श्याम मनोहर लाल सैनिटरी इंस्पेक्टर लाला मटरू राम बुलाकी दास की आधी कोठी के किराएदार थे। कोठी वालों के सालेंदन लाला टिप्पर चंद अपने नाम के अनुरूप ही पूरे त्रिपुरासुर थे। आधी कोठी के किराए पर उठा दी थी। श्याम मनोहर बाबू ने पिछवाड़े की 4 दीवारी तोड़वाकर अपना फाटक अलग बनवाने को कहा तो टिप्पर चंद बोले, अपने खर्चे से बनवाइए। श्याम मनोहर बाबू ने यही किया और हर महीने किराए की रकम से अपने दिए हुए पैसे काटने लगे। कालू जल्लाद भले ही इनका नौकर था, मगर उसके माँ बाप, चाचा, भाई सब श्याम मनोहर बाबू की ही प्रजा थे। उन्होंने कालू जल्लाद पर अंकुश लगाने के लिए अपनी कलम की जल्लादी तनिक से झल्ला कर भर दी। कालू कुत्ते की तरह उनका गुलाम हो गया। टिप्पर चंद मात खा गया। तब से ऊपरी व्यवहार में हे और मन की भीतर खौं खौं का खाता श्याम मनोहर दरोगा जी के नाम खुल गया था। टिप्पर चंद बहुत दिनों से घात में थे, मगर कोई बात पकड़ में आती ही नहीं थी। छोटी मोटी हरकतों की तो चपत का जवाब से घूंसे से पाकर बैठ गए। ऊपर से कोढ़ में खाज यह हुई कि कालू, जो कि कोठी का नौकर था, वही जमादारों से रिश्वत की कमाई में श्याम मनोहर बाबू का हिस्सा लेने के लिए अब उनका बिना वेतन का नौकर बन गया था। कोठी के कर्जदारों की दुनिया में अपनी तानाशाही जमाने वाले कालू के दिल में श्याम मनोहर बाबू का ऐसा आतंक समा गया था कि वह उनका बिन कौड़ी का गुलाम बन गया था। इसके संबंध में भी गुपचुप अफवाहें बहुत हैं, पर असली कारण या तो वे दोनों जानते हैं या ऊपर वाला ही जानता होगा। गुल्लन चच्ची निर्गुनिया को लेके पहले कालू के क्वार्टर में ही गई। रास्ते भर में निर्गुनिया ने नब्बू भैया की तारीफें कर करके चाची की मातृत्व भावनाओं को इतनी तर्रावट पहुंचा दी कि मन में उनकी भावाधार तत्कालिक रूप से निर्गुनिया की ओर और अधिक तेजी से मुड़ गई थी। रास्ता चलते ही चच्ची को ये सूझ आई कि भोले बाबा से मिलने के लिए जैसे भैरव जी कोतवाल का दरबार पहले सेना पड़ता है, वैसे ही दरोगा जी से कालू की मार्फत मिलना ही अच्छा होगा। कालू चच्ची को मानता भी है। निर्गुनिया को इस सुझाव पर तनिक आपत्ति हुई, क्योंकि कालू औरतों के मामले में बहुत बदनाम था। मगर चच्ची की एक बात ने उसका मन फिर से कस दिया। चच्ची ने कहा था, दुनिया का सामना करने निकल रही हो रानी, पहले बुरे का मुखड़ा देख लो तो मन का डर निकल जाएगा। और एक बात यह भी ध्यान रखना कि रानियों के पीछे कुत्ते और कुत्तों का के पीछे राजा लोग कभी भी नहीं भागा करते। कालू तुम्हारी शक्ल से ही भाप जाएगा कि तुम उसका शिकार नहीं बन सकती। आखिर मोहना की बीवी हो ना। मोहना की बीवी, निर्गुण का अभेद कवच। कल यही बुढ़िया उसे मोहना की रखेल कह रही थी। समय समय की बात है। गुल्लन निर्गुनिया को लेकर मटरू बुलाकी की कोठी में घुसी। टिप्पर चंद सामने ही बरामदे में मोटे मंजू से बनी हुई खटोलिया पर बैठा नागरी का अखबार पढ़ रहा था। दुबली मझोली काया, सांवला रंग, तिकोना चेहरा, माथे पर डबल लकीरी लाल तिलक, आंखों पर छोटे शीशे वाला सुनहरा चश्मा। टिप्पर चंद को देखते ही निर्गुनिया को लगा कि बूढ़े आर्य पुत्र का भूत सामने बैठा है। एक जगह दोनों की आकृतियों में साम्य था, खासतौर से टिप्पर चंद की बिज्जू जैसी आंखें और उस पर छोटे शीशे वाले सुनहरे चश्मे को देखकर निर्गुनिया को मसूरिया दिन आर्यपुत्र की बड़ी याद आई। साले को मेरे मोहना ने कत्ल कर डाला, हरामी का पिल्ला, नरक्का। अरे कौन? दाई जी, दाई जी।
तुम तो कभी आती ही नहीं हो हमारे यहाँ, आज कैसे भूल पड़ी इधर? बात गुल्लन दाई से और नजर निर्गुनिया की गदराई देह पर। लल्ला, आपके यहाँ तो अल्लाह न करे कभी कर्जा लेने आती या आपकी घरवाली होती तो साल 2 साल में उनके बहाने यहाँ आने का मौका नसीब होता। अल्लाह आपको जीता रखे। कोठी की दीवालों में थैलियों पर थैलियां चुनती चली गईं। बढ़ोतरी हो सरकार की। ये तो सब तुम्हारी दुआ हैगी। अरे हम ही को बच्चा समझ के बार बार जन्मती रहो। मैं तुम्हें जनाऊंगी लाला तो अपना दूध भी पिलाऊंगी और भरे छावनी बाजार में चौराहे पर पिलाऊंगी। याद रखना, सबसे पुकार पुकार के कहूंगी कि ये लाला मेहतरानी की औलाद है। सब तुम्हारी कृपा है दाई जी। ये कौन है? ये आपके यहाँ जो मसीता काम कमाने आता है ना, ये उसी के यहाँ रहती है। तो ये बात है। अच्छा तो कह दो इससे कि जब मसीता बीमार है हमारे यहाँ आके काम कर जाया करे। अब तो आया ही करूंगी बाबूजी, घबराते क्यों हो? निर्गुनिया ने मुस्कुरा के अपनी नीली आंखों के तीर चला दिए। टिप्परचंद खुशी के मारे अपनी हैं के चहचब्बे में डूब गया। लेकिन तभी गुल्लन की बात का फंदा पड़ा। मजाक के लहजे में थोड़ा बरामदे के पास भड़क कर तनिक धीरे से आंख मारकर कहा, बड़ी नमकीन है, दिलवाली भी है, मगर संभल के हुजूर, मोहना डाकू की बीवी है। लाला टिप्परचंद को मोहना के नाम से मानो बिच्छू का डंक लग गया। कालू अपने क्वार्टर के आगे कसरत से निबट कर खटोलिया पर बैठा था। सलाम चच्ची, आओ, आज कैसे रास्ता भूल गई इधर का? कालू जल्लाद गुल्लन चच्ची को मान देने के लिए उठ खड़ा हुआ और निर्गुनिया की ओर घूरने वाली तेज कनखियां डाली। निर्गुनिया की नीली पुतलियां सीधे उसकी को देख रही थीं। बेझिझक बौलस कालू ने ही सहम कर उधर से रुख हटा लिया। गुल्लन ने कालू के चारपाई पर बैठते हुए कहा, इसे जानते हो? जानता तो नहीं चच्ची, पर पहचान जरूर रहा हूं। ये मोहना की, हाँ ठीक कहा। मोहना तो चच्ची कमाल कर रहा है आजकल। शहर के दंगों में तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया था उसने। सुना परसों किसी पड़ोस की बड़े ताल्लुकेदार के यहाँ उसका डाका पड़ा था और ऐसी सफाई से पड़ा कि सैकड़ों नौकर चाकर गोली बंदूकों की तरह ही रह गए। उसने राजा साहब के हाथ पैर और मुंह बांधा, रानी को भी बांध दिया। माँ बाप के सामने ही उन दोनों लड़कियों को भी खराब कर दिया। और मैंने सुना 1,00,000-1,50,000 के करीब का माल भी लूट ले गया है। कमाल करता है भाई। मेहतरों में तो चोर तो सैकड़ों हुए, पर डाकू बन के ऐसा नाम किसी ने नहीं कमाया। निर्गुनिया पति की प्रशंसा सुन रही थी, पर कैसी प्रशंसा, हलाहल विष में अमृत की बूंदों जैसी। गुल्लन ने मौका साधा, बात उठाई, अरे बेटा, अल्लाह उसे उम्र 1000 ही दे, पर कभी कभी सोचती हूं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अंग्रेज सरकार की बाहें बड़ी लंबी लंबी हैं मेरे भैया। यही बेचारी इस बहू को भी 8 पहर का गम सताता है। एक लड़की है, कल को अल्लाह जाने क्या हो क्या ना हो। इसे अपना और उसका पेट तो पालना ही पड़ेगा ना। और मसीते तो तुम जानो उधर बीमार ही पड़े हैं। मज्जू बेचारा एफजी में भी उनकी नौकरी कर जाता था, सो तनिक हंसकर, तुम्हारे डर के मारे तो उसकी फूंक सरकती है, तुमसे कौन नहीं डरता है। बचवा कालू हंस दिया।
बड़ी बड़ी काली मूछों पर हाथ चले गए। बोला, बस्ती में एक मसीता चचा ही हैं और एक तुम हो जो इस कोठी के कर्जदार नहीं हैं। बाकी अब क्या करें, जिसका नमक खाते हैं उसका फर्ज तो बजाना ही पड़ता है। और कोई कहे कि कालू अपने भाई बिरादरी वाले लोगों पर जुल्म करता है तो तुम समझो कि कालू थोड़े ही करता है, उसका पापी पेट कराता है। अरे मैं सब समझती हूं बेटा, अल्लाह तुझे जीता रखे। और इसी पापी पेट की खातिर इस बहू बेचारी ने कहा कि चच्ची मुझे चच्चा की एफजी में नौकरी लगवा दो। मैंने सोचा मैं अपने कालू के पास ही क्यों न ले चलूं, घर का लड़का है, करीने से मेरा काम करवा देगा, कोई तरद्दुद परेशानी ना होगी। बड़ी गंभीरता से अपनी चौड़ी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कालू बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है चच्ची, और फिर तुम्हारे इनके काम ना आऊंगा तो भला किसके काम आऊंगा। मगर बात यह है कि दरोगा जी जरा पैसे सख्त के हैं, और फिर मोना डाकू की बीवी का नाम सुनते तो समझेंगे कि इसके पास बड़ा माल खजाना होगा। वो तो भैया दुनिया जानती है, पुलिस वालों ने 2-2 बार मसीते का घर एक एक कोना खोद खोद के छान मारा है, कहीं एक छदाम भी ना मिली। हाँ, पुराने दिनों के 150 दबे पड़े हैं इसकी बेचारी के पास, तो वह भी मुझसे खोल के कह दिया है और दिखला भी दिया है। बहू हमारी सब लायक है, ऐसी शरीफ औरत ढूंढे नहीं मिलेगी कालू, और इसकी मदद का काम सवाब भी काम होगा, ये जाने रखना। वैसे तो मैंने तुमसे भी कह दिया है कि नजर भेंट से इनकार नहीं बहू को, बाकी आड़े वक्तों की पूंजी में से जो देगी सो दे देगी, इसका ध्यान रखना। कम से कम मेरा काम करवा दो मेरे भैया, तुम्हारे रोए रोए से आंसूसोंगी तुमको। रुमाल में से 2 चांदी के रुपए निकालकर चच्ची के साथ चारपाई पर बैठे हुए कालू जल्लाद के कदमों में रखकर निर्गुनिया मुस्कुरा कर बोली, रास्ते में चच्ची ने कहा था कि विष्णुनाथ बाबा की दर्शन दया पाने के लिए भैरव जी कोतवाल को दारू का भोग चढ़ाना पड़ता है, सो ये भौजाई की भैरोजों की भेंट है। नहीं 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 नहीं, कमाने के अल्लाह ने 1000 रास्ते दिए हैं, ये रुपए रखो अपने ही पास, मैं तुम्हें दरोगा जी के पास अभी चल के मिलाए देता हूँ। बाकी बात हो जाने के बाद फिर वो जो मुझसे कहेंगे उसमें कम से कम करवा के मैं उनकी नज़र करवा दूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। चलो। बाबू शाह मनोहर लाल दाढ़ी बनाने के बाद तौलिए से अपना मुंह पोंछ रहे थे। बरामदे में खड़े होकर कालू ने कहा, बंदगी हुजूर। कहो कालू, क्या बात है? कुछ तकलीफ देनी थी हुजूर। मेरी जान पहचान की एक है हुजूर, आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। ठहरो मैं आता हूं। श्याम बाबू ने फिर भीतर जाके घर की ओर मुस्कुरा करके अपने नौकरों को बरामदे में चाय फौरन लाने का आदेश दिया। 1-आध मिनट गालों पर फिटकरी घिसने में लगाया, फिर पाउडर का हाथ मला, फिर भाव वगैरह तौलिया से पूछी, फिर शीशे में सूरत देखकर थोड़ी देर सीटी बजाई और अपना नाइट सूट पहने हुए शाही शान से बरामदे में आए। बरामदे के नीचे खड़ी हुई गुल्लन और निर्गुनिया को देखा, नीली आंखों से अटके। ये कौन है? इन्हीं के लिए हुजूर आपसे अर्ज करना था। चली आओ, आओ भौजी, ऊपर आ जाओ। चची तुम भी आ जाओ। दोनों सलामें झुकाती हुई ऊपर आ गईं। श्याम बाबू की नजरें नीली पुतलियों के चुंबक से चिपक गईं। देखते ही देखते वे आंखें नीली झील बन गई थीं।
आंसू की बूंदें बाहर तक आ टपकी। आंसुओं ने पहली भरी सहानुभूति जगाई। पूछा, क्या है? हुजूर, 2 मिनट का वक्त अकेले में दे तो अपनी जरूरत का बयान करूं। श्याम बाबू कुर्सी से उठ खड़े हुए, बरामदे में थोड़ा और पीछे की ओर चले। निर्गुनिया भी गईं। निर्गुण ने बातों के लिए झूठ और सच दोनों ही साधे। बैंड मास्टर की हत्या वाला पुराना किस्सा, वहीदा के साथ मोहना का भागना, डाकू होना सब सुनाया। पति डाकू हो गया। सास ससुर ने पति के डाकू होने के बाद उसे घर से निकाल दिया। बाद में दंगे में वे जल फूंक गए। कोई सहारा नहीं। मसीता ने भगवान बनकर रक्षा की। अब जो स्थिति है उसमें आई एम हेल्पलेस। एक मसीता चचा के रूप में भगवान मिले थे। अब आपकी कृपा ही भगवत कृपा स्वरूप हो जाए, इसी कामना से दीनहीन अभागी निर्गुनिया ने अपने मन की करुणा को कुछ रीति वेश में भी पहनाया। अपना मेहतरपन सिद्ध करने के लिए ही निर्गुनिया ने पहली बार अल्लाह की भी कसम खाकर यह कहा कि उसके पास पुराने जोड़े हुए 50 रुपीज हैं। काम तो करना ही है। ये वो छोटे बड़े अमले पैसों के लिए भेड़िए बन जाते हैं। खासतौर से औरत देखकर और भी अधिक लार टपकाते हैं। मैंने सोचा सीधे बड़े दरबार में जाकर ही अपनी रिक्वेस्ट करूं। निर्गुनिया की अंग्रेजी आंसुओं ने, बात में ईमानदारी का अभिनय भरी छाप और साथ ही हल्की फुल्की जनानी अदाओं ने श्याम बाबू के मन को खुश रंग बना दिया। निर्गुनिया की अंग्रेजी पर मुस्कुरा कर बोले, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश? शर्माई अदा से मुस्कुराकर निर्गुनिया ने कहा, एक अंग्रेज जज साहब के यहाँ मेरे अब्बा नौकर थे। उनकी बराबर की लड़की थी, उसी से सीख लिया। श्याम बाबू बहुत चालाक थे, परंतु निर्गुनिया ने उनकी चालाकी को भी मात दे दी। उसने एक अनकहा गुपचुप रंग देकर उनकी सहानुभूति को उभार दिया। वे बोले, ठीक है, मैं उस हल्के के जमादार को बुलाकर कह दूंगा, एप्लीकेशन लिखकर यहीं मुझे दे दो। कागज कलम लोटन, अंदर से मेरा कलम और कागजों वाला पैड ले आओ। और ये चाय का ट्रे के साथ छोटी मेज क्यों नहीं लाया बेवकूफ? जा जल्दी कर। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज निर्गुण बाला। ओह, ब्यूटीफुल नेम। मेहतरानियों को तो ज्यादा अनारो, कल्लो, मुल्लो जैसे नाम होते हैं। जी, मेरे फादर आर्य समाज में जाते थे। मुझे श्लोक भी याद कराए हैं हुजूर। अभी कलेक्टर साहब के हुक्म से भी यही छावनी वाले वेद मंदिर में भी रह चुकी हूँ। मैंने अपने घर में छोटा मोटा स्कूल भी चला रखा है सरकार। अल्लाह आपको जीता रखे। अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो, फिर ये काम क्यों करना चाहती हो? पापी पेट को पालना ही पड़ेगा ना सरकार। जो हूं वही हो सकती हूं। जो होना चाहती थी वह अपनी इस जिंदगानी में हो नहीं सकती, क्योंकि सरकार मैं खूब जानती हूं कि चाहे महात्मा गांधी कहें, चाहे आर्य समाज वाले कोशिशें करें, मगर अभी कम से कम 100, 200, 500 वर्ष तक हिंदुस्तान बदलेगा नहीं। मेहतर को मेहतर ही रहना होगा। निर्गुनिया ने श्याम बाबू को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। आदर, दया, प्यार तक जगा दिया। एक किला फतेह करके निर्गुनिया ने जीत के नशे में जा रही थी। बड़े आत्मविश्वास के साथ जा रही थी। वह मोहन की सती है। मोहन के कारण ही मेहतरानी बनी तो अब पूरी बनकर दिखला देगी।
उसके मन में उस काम के प्रति घृणा नहीं, गंध नहीं, भार नहीं। सब कुछ हल्का है। और इसी हल्के मन की बात बहती हुई गंगा में उसने काम की एक बुड़की और लगाई। शाम को मज्जू जब काम से अपने घर लौट के आएगा तो उसकी चिरौरी खुशामद करके वह चच्चा की जिजमानी का एक एक घर देखाएगी। बस्ती से मैला छोड़ने के स्थान तक की दौड़ भाग भी उसकी कल्पना की नजरों ने लगा ली। थकन का आभास होने को हुआ, पर हठ भरे मन की वर्तमान तनाव विहीन मुद्रा ने उस भय को अपने पास तक न फटकने दिया। सती के सत के आगे भला कोई टिक सकता है? कोई नहीं।